हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ हिंदी की एक कमाल की पोएम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, ये जो पोएम है ये सिर्फ पंछियों या उनकी आज़ादी के बारे में नहीं है। ये कविता तो प्रत्येक प्राणी मात्र के बारे में है जो आज़ादी का अधिकारी है। अगर ईश्वर ने आपको हम सबको जीवन दिया है तो उस जीवन के साथ उस जीवन को स्वतंत्रता से अपने अनुसार जीने का अधिकार भी प्राणी मात्र को है। यानी कि अगर आपको लाइफ मिली है तो आप इस लाइफ को फ्रीली जी पाओ, पूरी फ्रीडम के साथ जी पाओ। यही तो ज़रूरी है ना? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ गुलामी में जियोगे या किसी का बंधक बन करके जियोगे तो कभी आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे या जीवन खुल के जी नहीं पाओगे। तो बेसिकली ये पोएम सिर्फ पंछियों के बारे में नहीं, पंछियों के माध्यम से ये हर किसी के बारे में है। और ख़ासकर ये पोएम ये भी बताती है कि उड़ान के लिए, है ना, जगह चाहिए, आसमान चाहिए, जो कि है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है ना। इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन जी। बच्चों, एक चीज़ जो मैं आपको इस पोएम के बारे में बताना चाहूँगा, मैं जानता हूँ मैं पोएम पढ़ाने के लिए ही आपको यहाँ पे आया हूँ, पर शिवमंगल सिंह सुमन जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना जीवन बड़े कष्ट के साथ निकाला। और उसके बाद जब इनको कुछ पुरस्कार पुरस्कार मिले, थोड़ा नाम हो गया, थोड़ी शोहरत मिल गई, अच्छी कविताएं लिखने के बाद, लेकिन इनका निधन बहुत जल्दी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कविता पढ़ाना मेरा कर्तव्य है आपको, लेकिन शिक्षक होने के नाते ये भी कर्तव्य है कि भावना तो बता दूं, ताकि एक बार अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं तो आप कभी ना भूले कि आपने ये पोएम पढ़ी थी। भावना यही है कि ये सिर्फ आज़ादी के बारे में नहीं है। दो तरह की आज़ादी, एक वो है जो पिंजरे में बंद है और एक वो है जो अपने मन के पिंजरे में बंद है ना। जो सोचता है कि आज जिंदगी जी लूंगा, या सॉरी, जो सोचता है कि कल जी लूंगा, परसों जी लूंगा, नरसों जी लूंगा, वो जी ही नहीं पाता। आप स्टूडेंट है ना, अभी सेवेंथ स्टैंडर्ड में, मैं समझ सकता हूँ कंपटीशन होता है, बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी होते हैं इस उम्र में, है ना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। किंतु स्मरण रखिएगा बच्चों, जो मनुष्य जीवन भर श्रेष्ठ बनने की प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है वो कभी उत्तम नहीं बन पाता, है ना। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मार्क्स अच्छे लाने हैं, टीचर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है। 8th स्टैंडर्ड में सेम होगा, 9th स्टैंडर्ड में सेम होगा, 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स का प्रेशर, 11th में तो ऐसी हालत खराब होती है और 12th में तो पूछिए ही मत। तो बेसिकली बात इस बारे में है कि बच्चे भी अपना जीवन खुल के जी कहाँ पा रहे हैं? जी पा रहे हैं क्या? नहीं। आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, आज ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, कल कोई और चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। चीजें आएंगी जाएंगी, पर जीवन तो एक ही है और एक बार चला गया तो वापस आ नहीं सकता। तो ये सिर्फ पिंजरे की बात नहीं है, सिर्फ पिंजरे ने आपको नहीं बांध के रखा है। आपकी सोच जो आज किसी चीज को इंपॉर्टेंट समझती है और कल किसी और चीज को, ये भी आपके ग्रोथ में, आपके जीवन जीने में एक बाधा की तरह है। ये मैं अपने मन से बना करके नहीं बोल रहा। ये यही इस पोयम का मर्म है, इस कविता का मर्म है, अर्थ है। खैर, कविता को ही समझते हैं हम। लेखक, सॉरी, कवि के बारे में आपको केवल उनका नाम जानना है, शिवमंगल सिंह सुमन जी, और कुछ नहीं। कविता समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी। जब कवि हम शब्द का उपयोग कर रहा है तो इसके दो मतलब है। या तो कवि पंछियों के बिहाफ में या पंछियों के बदले ये कविता लिख रहे हैं, या वो हम मनुष्यों को भी पंछी की तरह देख रहे हैं, है ना। खैर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इतना डीप में मत जाइए। लाइंस का मतलब क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब होता है आजाद, जहां जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पिंजर बंद यानी कि पिंजरे में बंद, कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आजाद गगन के। गगन यानी कि आकाश, है ना। बच्चों, आकाश को कोई नहीं बांध सकता, है ना। वो तो मतलब अनंत है, उसकी उसका ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना। पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, है ना। तो पंछियों को भी तो उन्मुक्त होना चाहिए, पंछियों को भी तो आजाद होना चाहिए। पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे,
पिंजरे में बंद होकर के हम गा नहीं पाएंगे। गाने का मतलब केवल संगीत से नहीं है। गाने का मतलब है चिड़िया चहचहाती हैं, या जैसे कोयल कू कू करती है। हर पंछी के अपनी बोल है, तो वो पंछी बोल नहीं पाएंगे, यानी कि वो गा नहीं पाएंगे एक तरीके से। कनक तीलियों से टकराकर। बच्चों बच्चों, कनक का मतलब होता है सोना। कि अगर आपने इन पंछियों को सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया, फिर भी ये गा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आजाद नहीं है। जो पंछी गगन में उड़ने के लिए बने हैं, वो गगन जो आजाद है, स्वतंत्र है, जिसको कोई बांध ही नहीं सकता। अरे बांधेंगे तो आप उस चीज को ना जिसकी कोई सीमा हो, जो अनंत है, उसे आप क्या बांधेंगे, है ना। तो जो आजाद गगन में उड़ने के लिए बने हैं, उन्हें आप पिंजरे में रख करके ये आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गाना गाएंगे। कि कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि सोने के पिंजरों से टकरा करके हमारे पुलकित, पुलकित मतलब रोमांचित, है ना। या पुलकित का एक मतलब होता है डेलिकेट, डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट, सॉफ्ट। और हम इसको कैसे बता सकते हैं, कमजोर पंख जो है इनके, वो एक तरह से टूट जाएंगे, ठीक है। रोमांचित शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि एक पंछी जो है वो हमेशा उड़ने के लिए उत्साहित रहता है, क्योंकि वो उड़ने के लिए ही बना है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि एक सांप रेंगने के लिए बना है ना, मछली तैरने के लिए बनी है। वैसे सभी प्रकार के पंछी, मुर्गी और शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच को छोड़ करके कदाचित सब, हालांकि मुर्गियां भी उड़ती हैं, पर सभी पंछी उड़ने के लिए बने हैं, ठीक है। तो इनके जो पुलकित पंख है, पुलकित यानी कि इनके जो पंख है, रोमांचित पंख है, यानी कि जो वो पंख जो उड़ने के लिए बेताब है ना। या फिर पुलकित का एक मतलब ये भी होता है कि कमजोर है वो पंख। कमजोर किस लिए, क्योंकि जब ये पंख उड़ने के लिए बने हैं ना, हवा हवा से बातें करने के लिए बने हैं, और जब पिंजरे पे ये पंख लगेंगे, तो फिर पिंजरा तो लोहे का होता है, गोल्ड इज ऑल्सो अ मेटल ना, तो फिर उससे तो टूट जाएंगे ये पंख, है ना। तो इसीलिए पुलकित पंख टूट जाएंगे कनक तिल्लियों से टकराकर। कि ये पंछी पिंजरे में बंद रह के गा नहीं पाएंगे। और ये पंछियों के पंख जो है वो कनक की, सोने की तिल्लियों से, तिल्ली यानी कि पिंजरे में ये जो बार्स होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे, है ना। पिंजरे में जो उनकी तिल्लियां होती है ना, जो पिंजरा होता है, उससे टकरा करके टूट जाएंगे। इसका अर्थ भी मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पक्षी कहते हैं कि हमें आकाश में उड़ने के लिए ये पंख दिए गए हैं। पिंजरे में कैद होकर हम अपना मधुर गान नहीं गा पाएंगे। गान मतलब जो भी उनकी आवाज है, भले ही वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना बना हो। सोने की सलाखों से टकराकर, सलाखे राइट वर्ड है, सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस स्टैंजा से जो आ सकते हैं। पक्षी, पहला कि पक्षी मनुष्य से क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ये चार पंक्तियां दे दी गई पहले पद की, और पूछा गया कि पक्षी मनुष्य से क्या कह रहे हैं, तो पद देख के बताइए। पक्षी मनुष्य से ये कह रहे हैं कि हम पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यानी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। इसका क्या मतलब है कि हम पंछी पिंजरे के अंदर बंद होकर के अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। अब देखो, मधुर वर्ड लगाना जरूरी नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप आंसर कितना अच्छा लिख सकते हैं। मधुर गीत नहीं गा पाएंगे, या लोगों को अपने बोल नहीं सुना पाएंगे, है ना, या प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है, ठीक है। पर आप जो भी आंसर लिखे, आत्मविश्वास के साथ लिखे। बच्चों, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखना, ज्ञान तथ्यों में नहीं अनुभव में है। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने खुद मेरे को फ़ोन करके नहीं बताया कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ना आपके टीचर्स को बताया। हम सबका अपना इंटरप्रिटेशन है ना। इसे पढ़कर आपके मन में जो भावना जागती है, आपको जो सही लगता है, ईमानदारी के साथ वो लिखिएगा, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। पंछी क्या कहते हैं, दो बातें कहते हैं कि पिंजरे के अंदर हम गा नहीं पाएंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं कि इस पिंजरे की सलाखों से टकरा के हमारे पंख टूट जाएंगे। दूसरा, पक्षी सोने के पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते, इसका भी वही रीज़न है कि पिंजरे की जो सलाखें हैं, भले ही वो सोने की क्यों ना हो, उससे टकराकर उनके पुलकित या कमज़ोर पंख जो है वो टूट जाएंगे। दूसरा पद, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक यानी कि कड़वा, निबोरी नीम का फल, कनक कटोरी सोने की कटोरी। अब यहाँ पे बच्चों पंछिया कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले। बहता जल यानी कि बहता जल कहाँ है, नदी में बहता है, तालाब में भी बहता जल नहीं है। नदी वदी से जो पानी पीते हैं, स्वतंत्रता से पीते हैं, ठीक है। बहता जल का एक और सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों,
कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक तालाब की बात करते हैं, तालाब क्या है, एक गड्ढे की तरह है जिसमें पानी भरा है। तालाब में बहता जल नहीं है, वो स्टिल वाटर है, वो रुका हुआ पानी है। वो पानी एक तरह से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो तालाब का जितना दायरा है, जितना डायामीटर है या जितना उसका दायरा है, उसमें वो पानी उसी में है। पर एक बहता जल, उसमें तो कोई बंदिश नहीं है ना, वो ना जाने कहाँ से वो नदी बहती हुई आ रही है और ना जाने कहाँ तक बहेगी। और अंत में जाकर के अगर नदी समुद्र में मिल भी गई तो भी समुद्र रुका हुआ थोड़ी है, लहरें तो उठती रहती है। समुद्र भी तो स्वतंत्र है ना बच्चों। तो बहता जल पीने वाले यानी कि ये जो जल पी रहे हैं वो भी स्वतंत्र है। मर जाएंगे भूखे प्यासे की, ये भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर कनक कटोरी की मैदा नहीं खाएंगे। कनक यानी कि सोना, जैसे यहाँ पे कनक तिल्लियों का जिक्र हुआ था ना, हाँ, है ना। कनक कटोरी की मैदा से, कि अगर सोने की कटोरी में भी आप इनको मैदा, मैदा यानी कि लिटरल मीनिंग मत लो, मैदा यानी कि जिससे मैगी वगैरह बनता है वो नहीं, मैदा यानी कि जो उनका चारा वगैरह है, अगर आप इनको सोने की कटोरी में भी चारा दोगे तो भी ये वो नहीं खाएंगे। इनके लिए ये सोने की कटोरी में जो आप इनको खाना दे रहे हो उससे अच्छा तो नीम का फल है जो कड़वा है ना, निबोरी, जो कि बहुत कड़वा है, पर ये वो ही खाना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये उस फल को खा रहे हैं जो कड़वा है, लेकिन कड़वाहट के साथ इन्हें आज़ादी का अनुभव हो रहा है। इससे दो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आ सकते हैं। पक्षी को कड़वी निबोरी ही क्यों पसंद है? क्योंकि कड़वी निबोरी खाते वक्त पक्षी आनंद का अनुभव करते हैं, सॉरी माफ करना, स्वतंत्रता का, या आनंद भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करते हैं। पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि पक्षी बहता जल पीना चाहते हैं, और पक्षी बहता जल इसलिए भी पीना चाहते हैं क्योंकि बहता जल स्वतंत्र है और पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तीसरा पद, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीर, है ना, कि तरु यानी कि पेड़, फुनगी यानी कि पेड़ के सबसे ऊपरी भाग। अब बच्चों यहाँ पे पक्षियाँ कह रही हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ, श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की जंजीर। कि बच्चों मान लीजिए, ऐसे रिलेट करके देखिए कि आपके गले में भी नहीं, अपने आप से नहीं, मानो कोई जैसे जानवर है, कोई गाय भैंस है जिसके गले में रस्सी है, तो वो बंधा हुआ है ना उससे, वो थोड़ा मोड़ा घूम सकता है पर जितनी लंबी रस्सी है उतना ही। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की जंजीर के बंधन में, कि सोने की जंजीर ने इन्हें बांध के रखा है, उस बंधन में ये अपनी गति उड़ान भूल जाते हैं। कि अगर पक्षी को आप पिंजरे में, है ना, सोने की, क्योंकि कनक तिल्लियों, है ना, और क्या, कनक तिल्लियों का जिक्र किया गया था, कनक कटोरी का जिक्र किया गया था, यानी कि अगर आप इनको सोना दोगे, सोने के पिंजरे में बंद रखोगे, सोने की कटोरी में खाना दोगे, तो भी इनके लिए उस सोने के कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि अगर आपने इनके गले में सोने की जंजीर बांध दी तो उसके बंधन में रह करके ये अपनी गति और उड़ान, गति का मतलब होता है स्पीड, है ना, अपनी रफ्तार और उड़ान, उड़ना भूल जाएंगे, है ना। अगर आप पक्षी को पिंजरे में ही बंद करके रखोगे तो उड़ना ही भूल जाएंगे, क्योंकि वो उड़ ही कहाँ पा रहे हैं, है ना। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, है ना, कि वो सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी। तरु का मतलब होता है पेड़, फुनगी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग, यानी कि पेड़ की जो ऊपर की डालियां होती है। बच्चों अगर आपने किसी भी पेड़ को देखा होगा तो जड़ से देखिए, फ्रॉम द रूट, जड़ से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डालियां मोटी होती हैं, पर जैसे आप और ऊपर जाएंगे तो डालियां पतली होने लगती हैं, धीरे 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 करके, है ना। यानी कि पेड़ की सबसे नीचे की डाली बहुत मोटी होगी, उसके ऊपर की डाली थोड़ी पतली, उससे ऊपर और पतली, उससे ऊपर और पतली। तो पेड़ के ऊपर की जो डालियां होती है ना, वो पतली हल्की होती हैं, तो छोटी छोटी चिड़ियां भी उसको आराम से अपने पाँव से पकड़ सकती हैं और उस पर झूल सकती हैं। वो तेजी से आके डाल पे बैठेंगी और डाल आगे पीछे होने लगेगी। तो पंछी जो है, अब वो सिर्फ सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी पेड़ के ऊपर जो झूले झूलते थे वो अब सिर्फ सपने में देख रहे हैं। सपने में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब तो स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर ने बांध दिया है ना इनको, तो ये तो अब अपनी रफ्तार, अपनी गति भूल गए हैं, उड़ना भूल गए हैं, इसलिए तरु की फुनगी के झूले भी भूल गए हैं।
अब इससे क्या प्रश्न आ सकते हैं? पिंजरे में बंद होने पर पक्षी की क्या दशा हुई? दो, पक्षी की एक तो ये दशा हुई कि वो अपनी गति और उड़ान वो उड़ना भूल गए, अपनी रफ्तार भूल गए। दूसरा ये कि अब पक्षी जो है इस दुर्दशा में तरु की फुनगी पर के झूले यानी कि पेड़ की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का स्वप्न देख रहे हैं। दूसरा, पक्षी क्या सपना देखते हैं? वही तरु की फुनगी पर झूला झूलने का। चौथा पद, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कि पक्षियों के ऐसे अरमान थे, ऐसी इच्छाएं थी, ऐसी अपेक्षाएं थी, है ना, कि वो उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नभ यानी कि आकाश, है ना, सीमा यानी कि सरहद, बॉर्डर। आकाश की क्या सीमा है बच्चों? मैंने कहा ना, गगन की, आकाश की कोई सीमा नहीं है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल, इसका क्या मतलब है? कि देखो जो तारों के दाने हैं, है ना, तारों के दाने यानी कि बेसिकली यहाँ पे अनार के दानों की बात की गई है, ठीक है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, है ना। तारक यानी कि अनार को ही कहा गया है, और अनार के दाने, है ना। देखो, एक अनार है, एक अनार के दाने हैं, समझ रहे हो ना, है ना। नहीं, जैसे कि समझो एक एक आम का पेड़ है और एक आम है, अलग अलग है ना। अनार है, अनार के दाने हैं। तारक यानी कि अनार, अनार के दाने यानी कि उसके अंदर जो लाल लाल दाने होते हैं, ठीक है। लाल किरण सी चोंच खोल, है ना, कि किरण के समान इनकी चोंच है ना। जैसे सूरज की किरण जो है वो हर जगह पहुंच ही जाती है। आपका घर पूर्व में हो, पश्चिम में हो, क्या फर्क पड़ता है? दिन में रोशनी आती है ना सूर्य की, वैसे इनकी चोंच भी पहुंच जाएगी हर जगह। इनकी चोंच भी अनार को मतलब ये तोड़ेंगे, अनार के अंदर पहुंच जाएगी, और वहां पे ये चुगते तारक, तारों के समान जो अनार के दाने हैं, तारे हैं इनके लिए अनार के दाने। इनके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती जो इंसानों के लिए मायने रखती है। इंसानों के लिए सोना मायने रखता है, हीरा मायने रखता है। सोना मतलब पसर नहीं जाना, सोना मतलब गोल्ड मायने रखता है, डायमंड, हीरा मायने रखता है। इनके लिए मतलब इनके लिए तो इनके तारे जैसे ही हैं इनके अनार के दाने, जो इनको बहुत पसंद है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? कि पक्षी कहते हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम उड़कर नीले आसमान की सीमा को पाले और सूर्य की लाल किरणों के समान। क्यों है सूर्य की लाल किरणों के समान? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सब जगह पहुंच सकती है, तो ये पक्षी भी अपनी चोंच से अनार के हर भाग में या हर जगह पहुंच सकते हैं, ठीक है। अपनी चोंच से खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुगते रहे। प्रश्न क्या आ सकते हैं? पक्षी के क्या अरमान थे? अपने सूर्य के प्रकाश जैसे चोंच से तारों समान अनार के दाने चुगना। दूसरा, अनार के दाने किसे कहा गया है? तारों को कहा गया है एक तरीके से। पांचवा पद, होती सीमा क्षितिज से, माफ करना, होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। है ना, कि पक्षी कहते हैं सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे धरती और आकाश मिले, है ना। होड़ा होड़ी यानी कि मुकाबला, सांसों की डोरी यानी कि मृत्यु हो जाना। तो इसका क्या मतलब है? कि होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि या तो जो पक्षी है वो क्षितिज पे पहुंच जाते, है ना, कि पक्षी जो है वो क्षितिज तक जाने की इच्छा रखते हैं। तो या तो वो क्षितिज तक यानी कि एक ऐसे स्थान तक जहाँ पे आकाश और धरती मिलते हैं। दूर से देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ, वो जगह है जहाँ पे धरती और आकाश ठीक एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पे ये मिल रहे हैं। पर अब जैसे जैसे पास जाएंगे वो ऊपर ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे पास जाएंगे वो ऊपर ऊपर जाएंगे। ऐसा कोई स्थान नहीं है धरती पर। ऐसा प्रतीत होता है पर ये संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से पक्षी भी अनंत काल तक, है ना, जिस प्रकार से धरती और आकाश का मिलना संभव नहीं है, उसी प्रकार पक्षियों का ना उड़ना ये संभव नहीं होना चाहिए, है ना। कि यानी कि पक्षी हमेशा उड़ते ही रहे। तो या तो पक्षी कहते हैं हम सीमाहीन क्षितिज से सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाते, है ना, या फिर हमारी मृत्यु हो जाती यहीं पर। होड़ा होड़ी का मतलब बताया ना मैंने, मुकाबला। मुकाबला यानी कि इन पंखों की सीमाहीन क्षितिज से मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला, प्रतियोगिता, कंपटीशन किस बात का? वहां पहुंचने का, है ना।
क्षितिज तो इनके लिए एक चैलेंज की तरह है ना, कि देखो दूर ऐसा लग रहा है कि आकाश और धरती मिल रहे हैं, मेरे को वहां तक पहुंचना है, पर ये जैसे जैसे पास जाएंगे क्षितिज इनको ऐसा लगता है दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, पर असल में क्षितिज दूर नहीं हो रहा, वो खाली आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। कि पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि वह मुक्त रहकर उड़ते हुए आप आपस में मुकाबला करते हुए क्षितिज को पा लेना चाहते हैं। इस प्रयास में कभी कभी पक्षी थककर अपनी जान भी दे देते हैं, और इसमें उनको कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र मर रहे हैं। प्रश्न क्या आ सकते हैं? पक्षी किससे और क्या मुकाबला करना चाहते हैं? पक्षी आपस में मुकाबला करना चाहते हैं क्षितिज तक पहले पहुंचने का। दूसरा, पक्षी उड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? क्षितिज तक, वो स्थान या वो बिंदु, है ना, स्थान बिंदु कुछ भी लिखो, सब सही है, वो स्थान या वो बिंदु या वो जगह जहाँ पे आकाश और धरती मिलते हैं। आखिरी पद, नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। है ना, नीड यानी कि घोंसला, टहनी पेड़ की डाली, आश्रय सहारा। आप बाकी अर्थ देख सकते हैं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, पर मैं सब पढ़ूं इसका क्या मतलब है। आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न नष्ट कर देना, आकुल बेचैन, विघ्न बाधा। पक्षी कह रहे नीड ना दो चाहे टहनी का, कि चाहे भले ही तुम अपना हमारा घोंसला बनाने के लिए हमको टहनी ना दो, है ना, नीड यानी कि घोंसला, भले ही तुम अपना हमारा घोंसला बनाने के लिए हमें टहनी ना दो, है ना, यानी कि हम होमलेस रहे, बिना बेघर रहे, हम कोई परवाह नहीं है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, तुम टहनी तो दे नहीं रहे, कैसे भी अगर हमारा कोई आश्रय हो, है ना, हम घोंसले में रहे या किसी के घर में या किसी पेड़ में छेद वेद हो वहाँ रहे, हम कहीं पर भी रहे, तो हमारा आश्रय, हमारे रहने की जगह तुम हमारा सहारा तोड़ दो, फोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी कि बेचैन, वो पंछी जो बेचैन है उड़ने के लिए, है ना, उन पंछियों की उड़ान में कोई विघ्न न डालो, भले ही हमें अपना घर मत बनाने दो, जहाँ रह रहे हैं वो भी तोड़ फोड़ दो, बस उड़ने की आज़ादी दे दो, और कुछ नहीं मांग रहे हम तुमसे, है ना। इससे क्या प्रश्न आ सकते हैं, या अर्थ देख लेते हैं। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों की टहनी पर घोंसले भी ना बनाए दिए जाए, या हमारे आश्रय स्थल को तहस नहस कर दो, लेकिन ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उड़ान को आतुर हमारी उड़ान में कोई बाधा मत डालो। ठीक है, प्रश्न क्या आ सकते हैं? पक्षी मनुष्य से क्या अनुरोध कर रहे हैं? कि भले ही तुम हमें टहनी पे घोंसला मत बनाने दो, हमारा जो घर हम किसी तरह बनाए या यहाँ वहाँ रहे वो भी तुम तोड़ दो, या इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इसको लिखिए। पक्षी मनुष्य से ये अनुरोध कर रहे हैं कि भले ही हमें पेड़ों की टहनियों पर घोंसला ना बनाने दिया जाए, भले ही हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दिया जाए, है ना, हमारे घर तोड़ फोड़ दिए जाए, हमें बेघर कर दिया जाए, या हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उनका अनुरोध क्या है? फिर भी हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, हमें उड़ने दो, हम हमारी उड़ान में रुकावट मत बनो। पक्षी किस बात के लिए अधिक आकुल है? पक्षी उड़ने के लिए आकुल है, तभी तो पाठ में कहा गया है आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, है ना, पक्षी आकुल है उड़ान के लिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं एक बार बच्चों। विशेषण, विशेषण के ऊपर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप वो प्लीज़ देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है, और मैंने बेसिक डिफरेंस भी बताया है। यूजुअली आप वीडियोस देखते हैं वो बताते हैं अरे ये संख्यावाचक में ये है, उसमें ये है, उसमें वो है, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिफरेंस भी बताया है, आप देख सकते हैं। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, ठीक है, ये विशेषण है। विशेषण वो शब्द है जो किसी भी संज्ञा, थोड़ा फिलोसफिकल लग रहा है, वो किसी भी नाउन प्रोनाउन या संज्ञा सर्वनाम की कोई विशेषता बताते हैं, है ना, मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं एक तरीके से। वो बड़ा है, छोटा है, लाल है, हरा है, मोटा है, पतला है, नया है, पुराना है, आज का है, कल का है ना, मतलब वो डिस्क्राइब करते हैं खाली, उसको विशेषण है। तो श्रृंखला को स्वर्ण डिस्क्राइब कर रहा है, किरण को लाल, किरण कैसी है, लाल, श्रृंखला कैसा है, स्वर्ण, है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण है। कविता में 3 गुणवाचक विशेषण है, कनक तिलियां, पुलकित पंख, कटुक निबोरी। समास, समास के ऊपर भी वीडियो है, अब ये देख फिर यहाँ समझिए। द्वंद्व समास में दो सामसिक शब्दों के बीच में विग्रह करने पर जुड़ता है बेसिकली। ठीक है, भूखे प्यासे, है ना, आते जाते, फूल पौधे, है ना, ये समास जो है ये पाठ में, माफ़ कीजिए, कविता में उपयोग किए गए हैं। तो बच्चों ये थी पोयम, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए यदि आपको उचित लगे तो। आपके समय के लिए शुक्रिया।